समाज की बेहतरी के लिए सबसे बड़ा योगदान क्या हो सकता है? बुजुर्गों के चरण में जब झुकाकर माथ रखा था, मैं घर से दूर था लेकिन आशीष साथ रखा था। हमें कब तक सीखना चाहिए और अगर सीखना है तो कैसे सीखना है? जापान के अंदर संत जो होते हैं, जैसे हमारे यहाँ महात्मा कहते हैं, हम रिश्तों में उतना समय नहीं दे पाते हैं। एक का मतलब है एक्सेलेंस। जिंदगी आशाओं से भरी हुई है। जहां हम लोग एक तरफ हताशा में डूब रहे हैं, वहीं कहीं ना कहीं मन में एक उम्मीद है, उम्मीद कि सब ठीक हो जाएगा। लेकिन ये जो उम्मीद है, उसे हमेशा साथ की ज़रूरत होती है, साथ एक प्रयास की, साथ सकारात्मक विचार की। जब ये दोनों चीज़ें उम्मीद को मिल जाती हैं, तो कठिनाई और ज़िंदगी के पड़ाव दोनों आसान हो जाते हैं। इसी कड़ी में आपका और मेरा मनोबल बढ़ाने के लिए, आपके अंदर आत्मविश्वास का सागर पैदा करने के लिए हमारे बीच मौजूद हैं हैप्पीनेस कोच डॉक्टर नरेश बंसल जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। आप एक सोशल एक्टिविस्ट भी हैं और कई अवार्ड से इनको सम्मानित भी किया गया है। तो मैं आपका अपने शो टॉक विद फील में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और मुझे ये पता चला है सर कि आप एक सोशल एक्टिविस्ट हैं। तो एज ए सोशल एक्टिविस्ट सबसे पहला मेरा सवाल आपसे ये है कि आपको क्या लगता है, एज ए सामाजिक कार्यकर्ता समाज की बेहतरी के लिए सबसे बड़ा योगदान क्या हो सकता है? राइट। मैं अपनी बात एक शेर के माध्यम से शुरू करूँगा। बिल्कुल बिल्कुल। बुजुर्गों के चरण में जब झुकाकर माथ रखा था, मैं घर से दूर था लेकिन आशीष साथ रखा था। मेरे आंगन बरसती रहमतें अक्सर बताती हैं, कभी उन कांपते हाथों ने सर पे हाथ रखा। क्या बात है सर, क्या बात है। महिमा जी, मैंने एक मिशन स्टार्ट किया हुआ है कि जब लोग बुजुर्ग हो जाते हैं, जब लोग रिटायरमेंट पे आ जाते हैं, या तो व्यापार से रिटायरमेंट या किसी सरकारी नौकरी से या किसी प्राइवेट नौकरी से, जब व्यक्ति रिटायर हो जाता है तो उसके घर वाले और वो कई बार स्वयं भी कहता है कि मुझे काम करने की क्या आवश्यकता है। परंतु उसके पीछे दो कारण हैं। यदि आप, एक तो बच्चे जब ये कहते हैं कि आपको काम करने की क्या आवश्यकता है, इसका मतलब एक तो ये है कि वो फ्रीडम चाहते हैं। हाँ। वो रोका टोकी नहीं चाहते। या दूसरा, आपको काम करने की क्या जरूरत है, मतलब आपको पैसे कमाने की जरूरत नहीं, अब आप आराम से बैठो। बट क्या वो आराम से बैठना होता है? मैं समझता हूँ कि नहीं। आराम से बैठना कुछ देर के लिए हो सकता है, कुछ घंटों के लिए हो सकता है, पर कुछ दिनों के लिए नहीं हो सकता। जब तक भी इस जीवन में एक भी सांस बाकी है, तब तक हमें आराम से नहीं बैठना चाहिए। तो मेरा मिशन क्या है कि जो रिटायर्ड लोग हो रहे हैं, जो लोग घरों में बैठ जाते हैं, जो इस घर को, चार दीवारी को जेल की तरह से रहते हैं, पहले बच्चे कहते हैं और बाद में वो मान लेते हैं और कुछ भी नहीं करते हैं, ना ठीक से तैयार होते हैं, बस बिस्तर पर लेटे टीवी देखा या कुछ सोशल मीडिया को देखा और उसी में अपना जीवन लगा देते हैं। वो जीवन इसलिए जी रहे हैं कि उनकी मृत्यु नहीं आ रही है, परंतु वो जीवन का आनंद नहीं ले रहे हैं, जिसके लिए वो सदियों से, वो शुरू से, बचपन से ही कि हम रिटायर होंगे तो हम ऐसे एंजॉय करेंगे, लेकिन वो एंजॉय नहीं होता, वो एक जेल हो जाती है। तो उनके लिए मैं उनके पास जाता हूँ। अच्छा। मैं बुजुर्गों की किसी का भी मुझे पता चलता है, कोई रिश्तेदारी में, जनरली हमारे यहाँ देखा गया है, हिंदू मैथोलॉजी जब में किसी की मृत्यु होती है तो हम उसके पीछे जाते हैं। यदि वो जेंट्स है तो उसको चादर उड़ा देते हैं, यदि लेडी है तो उसको साड़ी या दुशाला उड़ा देते हैं। परंतु हम ये समझते हैं कि ये हमारा काम पूरा हो गया। परंतु मैं क्या करता हूँ, और होना भी क्या चाहिए, हमारे समाज में हिंदू मैथोलॉजी के अंदर भी बहुत सारी प्रथाओं को बदला गया है। हाँ। जैसे सती प्रथा थी, राजा राम मोहन राय ने बदला। इसी प्रकार से बहुत सारी सती प्रथाएं, बहुत सारी प्रथाएं थी, कुप्रथाएं, बाल विवाह था और बहुत सारी समस्याएं थी जिनको बदला गया। अब ये वाली समस्याएं, क्या समस्या क्या है
कि हम उस व्यक्ति को नकारा कर देते हैं जब तक कि वो जिंदा रहता है। तो ऐसे में यदि आप उनके पास जाते हैं, उनको क्वालिटी टाइम देते हैं, तो उनके पास जाने से वो इतने खुश होते हैं। और उनको मैं क्या करता हूँ, आप केवल जाकर के उनको क्वालिटी टाइम ही दें तो उनका एक दिन बन जाता है। परंतु मैं क्या करता हूँ, मैं उनमें एक जोश भरता हूँ। मैं उनको कहता हूँ कि आप बाहर निकलिए, आप इस जेल में कैद मत हो जाइए, आप घर से बाहर निकलो, पॉजिटिव एनवायरनमेंट में आओ। आपको लगता है कि समाज में कुछ ठीक नहीं हो रहा है, लाइक कहीं आपको गंदगी दिखती है, तो आप केवल फोन कर सकते हैं अपनी सोसाइटी के प्रधान को या अपने कॉर्पोरेटर को या अपने विधायक को या किसी को भी, आप अपने बच्चों को या पड़ोसी को, किसी को भी कह सकते हैं कि भाई ये ठीक होना चाहिए। तो उससे क्या होगा, जब वो काम ठीक हो जाएगा तो निश्चित रूप से आपको लगेगा कि मैंने सोसाइटी के लिए कुछ किया। जैसे जापान में जोन है, ब्लू जोन कहा जाता है, वहां पर इकिगाई लोग रहते हैं। उनकी सबकी आयु 100 वर्ष से अधिक है और साथ में वो लोग स्वस्थ हैं। तो आपकी स्वस्थ होने का राज क्या है, जब आप कंट्रीब्यूट करेंगे समाज में जाकर के, जब आप जाएंगे, सपोज आपको गाना अच्छा लगता है, गाना आता है, तो आप किसी को गाना टीच कर दीजिए, कैसे उसको सिखा दीजिए। आपको डांस आता है तो डांस कीजिए और डांस करवाइए, या आपको कोई नॉलेज है उस नॉलेज को शेयर करिए, लोगों के साथ शेयर करिए, बच्चों के साथ शेयर करिए, व्हाटएवर यू, आप कुछ भी जो आता है, तो जब आप उसको शेयर करते हैं और तो वो आपके पास भी मल्टीपल होकर के आता है और साथ में आपको अपने जीवन का कोई उद्देश्य मिल जाता है, जिससे कि आप आज जीवन स्वस्थ रहते हैं और आपकी आयु भी बढ़ जाती है। जब आपके पास कोई टारगेट नहीं होता, कुछ करने के लिए नहीं होता, तो फिर आपकी आवश्यकता क्या रह जाती है समाज में, घर में, परिवार में, कहीं भी आवश्यकता। तो मैं आज इस मोटो पे निकला हुआ हूँ कि जो भी कोई मुझे बुजुर्ग दिखाई देता है, मैं उसके पास जाता हूँ, उसको कुछ क्वालिटी टाइम देता हूँ। हो सकता है उसे मेरी बात ना समझ आए, हो सकता है कि मैं उसकी बात ना समझ पाऊँ, परंतु जब हम दोनों एक दूसरे के साथ बैठते हैं तो निश्चित रूप से वो हल्का हो जाता है। जो वो किसी अपने परिवार के लोगों को भी नहीं कह पाता, तो वो जब मुझसे वो बात शेयर करता है तो निश्चित रूप से मेरे ऊपर तो रहमत बरसती ही है और उनका मन भी हल्का हो जाता है। मतलब एक तरफ से मन का भार निकल जाता है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि दो चीज़ें होती हैं, एक तो बुजुर्ग जो अभी तक घर में था वो बाहर निकल रहा है, अपनी जिंदगी को बेहतर बना रहा है और उसी रास्ते पे चलकर वो समाज को भी बेहतर बना रहा है, क्योंकि वो उसमें योगदान कर रहा है ना। तो सर मेरा दूसरा आपसे एक सवाल ये था कि होता ये है कि हम कहते हैं कि सीखने की एक उम्र होती है और वहीं दूसरी तरफ हम ये भी कहते हैं कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती है। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि हमें कब तक सीखना चाहिए और अगर सीखना है तो कैसे सीखना है, ये जज्बा अपने अंदर कैसे हमको जो है जिंदा रखना है अगर हम सीखते रहना चाहते हैं तो। महिमा जी, आपने मुझे ना झंकृत कर दिया है। मैं बताना चाहता हूँ, जापान के अंदर संत जो होते हैं, जैसे हमारे यहाँ महात्मा कहते हैं, वहां पे उनको जैन सेंट कहा जाता है, जैन मास्टर कहा जाता है। तो एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी के एक बहुत बड़े प्रोफेसर रिटायर हुए, अभी जैसे हम बात कर रहे थे रिटायर हुए। वो अपने बहुत बड़ा रुतबा था, बहुत ओहदा था उनका अपनी यूनिवर्सिटी के अंदर, तो लेकिन उनको एक बात खाती थी, एक बात अंदर से झकझोरती थी, उनको एक ईर्ष्या थी कि वो जैन मास्टर जो है वो हो सकता है पढ़े लिखे नहीं है, परंतु उनका रुतबा, उनकी ख्याति, उनकी प्रसिद्धि मुझसे बहुत अधिक है। तो उन्होंने उनको फोन कर दिया कि जैन मास्टर, आई वॉन्ट टू मीट यू, मैं आपसे कुछ जानना चाहता हूँ और मैं ये जानना चाहता हूँ, मेरे पास इतनी सारी डिग्रियां हैं, मैंने इतने अच्छे अच्छे लोगों को पढ़ाया है जो आज न जाने कितने कितने बड़े ओहदों पर काम कर रहे हैं, परंतु आपके पास वो भी सभी आते हैं और आप की प्रसिद्धि मुझसे ज्यादा है। जैन मास्टर ने उसे हैप्पीली कहा कि व्हेनेवर यू वांट टू कम, यू प्लीज कम। तो समय तय हुआ, तो प्रोफेसर साहब उनके जैन मास्टर के पास मिलने गए। अब जैन मास्टर ने प्रोफेसर से पूछा, प्रोफेसर विल यू हैव अ कप ऑफ टी? उसने कहा ऑफ कोर्स आई विल हैव अ कप ऑफ टी। तो जैन मास्टर ने क्या किया, अपनी केटल को उठाया और कप में चाय को उड़ेलने लग गए। अब चाय भर गई, कप भर गया और चाय कप से बाहर जा रही है। तो
प्रोफेसर को एकदम से ये लगा कि जैन मास्टर क्या देख नहीं रहे। उनको थोड़ा चौंक करके बोला, मास्टर आपको दिखाई नहीं दे रहा कि जैन कप भर गया है? जैन मास्टर ने कहा, दिस वॉज द लेसन ऑफ द डे, योर कप इज ऑलरेडी फिल्ड। जब तक आपका कप भरा हुआ है तब तक आपके अंदर और कोई चीज नहीं जा सकती। आपके अंदर जो अहंकार का भरा हुआ है उसके कारण से कोई चीज आपके अंदर नहीं जा सकती। सबसे पहले हाउ टू लर्न इज, से भी पहले क्या है, हाउ टू अनलर्न। जो अनपोर होना आपके अंदर जो भरा हुआ है, और एक इच्छा शक्ति होनी चाहिए कि मैं कुछ सीखने जा रहा हूँ। तो एक सबक मिल गया। अब प्रोफेसर जैन मास्टर से अपने घर वापस जाते हैं। वो देखते हैं, वो एक बस में जाते हैं, तो बस में एक गरीब महिला थी, महिला सीट पर बैठी हुई थी। तो उन्होंने देखा कि एक लेडी आई जो प्रेग्नेंट थी, तो उसने महिला, जो गरीब महिला थी, वो अपनी सीट से खड़ी हो गई। तो उस प्रेग्नेंट लेडी को उन्होंने जगह दे दी। अब थोड़ी देर बाद वो प्रेग्नेंट लेडी का स्टेशन आया, वो उतर करके चली गई और वो गरीब महिला फिर से वहां पर उस सीट पर बैठ गई। थोड़ी देर बाद एक बुजुर्ग व्यक्ति फिर बस में आए और उन्होंने क्या, उस लेडी ने उनको फिर अपनी सीट दे दी। अब सीट दे दी और उनका भी जब गंतव्य स्थान आया तो वो भी उतर गए। फिर एक यंग लड़की आती है और फिर उन्होंने वो लेडी ने, गरीब महिला ने, उसको भी अपनी सीट दे दी। अब वो भी उतरी, जब वो भी उतरी तो वो अपनी सीट से उतर गई और वो भी उतर गई। तो फिर वो लेडी वहां पर, गरीब महिला उस सीट पर फिर बैठ गई। अब जब वो महिला उतर करके वापस जाती है, जब उसका गंतव्य आता है, तो प्रोफेसर भी अपने घर जाने के बजाय उस लेडी के पीछे आ जाते हैं। अच्छा। तो वो उससे पूछते हैं कि मैडम, मैंने आपको देखा जब एक प्रेग्नेंट लेडी आई तो आप सीट पे खड़ी हो गई, मुझे समझ आया कि आप खड़ी हो गई, आपने उसको स्थान दिया। फिर एक बुजुर्ग आए, तब भी आप सीट पे, मेरे को समझ आया कि आप, पर जब एक जवान लड़की आई तब आप खड़ी हो गई, तो मुझे उत्सुकता हुई कि मैं आपसे ये जानूं आपने ऐसा क्यों किया। उस महिला ने कहा, मैं गरीब महिला हूँ, मैं पैसे का दान नहीं कर सकती, परंतु मैं अपनी बारी का दान कर सकती हूँ, मैं अपनी सीट का दान कर सकती हूँ, तो मेरे पास जो कुछ है मैं उसका दान कर सकती हूँ। तो उस प्रोफेसर ने उस महिला के पैर पकड़ लिए और कहा कि आज मुझे अपने जीवन का सबसे बड़ा लेसन मिल गया है। तो हम कब शुरू कर सकते हैं? आफ्टर रिटायरमेंट। हाँ। देखिए क्या कनेक्टिविटी क्या हो रही है। हमने बुजुर्गों से बात को स्टार्ट किया था, और बुजुर्ग कब सीखते हैं? अब एक बच्चा तो सीखता है, हाँ। परंतु एक बुजुर्ग जो एक इतने अच्छे ओहदे पर जाने के बाद भी ये सीखने की उसके अंदर जब लालसा होती है, पहले उसके अंदर अहंकार था और उसके बाद उसके अंदर कितना परिवर्तन आया कि उसने एक गरीब महिला के पैर पकड़ लिए कि यू आर माई रियल गुरु। तो ऐसा होता है। अब सीखने के विषय में मैं एक और बात कहना चाहता हूँ। हम क्या करते हैं, पेरेंटिंग, हम पेरेंट्स क्या करते हैं, हम बच्चों को सिखाते हैं। पहले जब वो बच्चा पैदा होता है और जैसे होश संभालने लगता है, जब वो चलने लगता है, तो हम उसकी उंगली पकड़ करके उसको चलना सिखाते हैं। आपने कहा कि कब सीखना चाहिए, तो हम पेरेंट क्या करते हैं, उसको उंगली पकड़ करके चलना सिखाते हैं। फिर वो थोड़ा थोड़ा तुतली आवाज में कुछ बोलने लगता है, तो हम उसको बोलना सिखाते हैं, माँ, पापा, बाबा, दादा, तो हम उसको बोलना सिखाते हैं। ठीक है, लेकिन अब पेरेंट्स क्या करते हैं, जब वो बोलने लगता है, जब वो भागने लगता है, तो पेरेंट्स क्या कहते हैं, बैठ जाओ, आराम से बैठ जाओ। दूसरा, फिर वो कहते हैं चुप रहो। जब वो बोलता है, जब वो खेलना चाहता है, ज्यादा नहीं। हाँ। देखिए ज्यादा कौन डिसाइड करेगा, पेरेंट्स डिसाइड करेंगे। हाँ। ज्यादा है तो बच्चे के अपने भाव है, आपका काम था, आपने उसको सिखा दिया। जैसे जैन मास्टर ने केवल एक अपनी एक्टिविटी से ये सिखा दिया कि ये काम ऐसे हो सकता है। तो पेरेंट्स का काम क्या है? दिस इज द डिफरेंस बिटवीन अ पेरेंट एंड ए सेंट एंड ए जैन मास्टर। तो पेरेंट क्या करते हैं कि हम बच्चे को एक रोबोट की तरह से इस्तेमाल करना चाहते हैं। तो सीखना, तो वो यदि आप भी नहीं सिखाते तो कोई और व्यक्ति से सीख लेता। उसने सीखना है, हम सब सीखने के लिए है। कई बार हम
या हमारे बच्चे या बहुत छोटे बच्चे या हमारे बड़े अहंकारवश या किसी कारण से सीखने की प्रवृत्ति को रोक देते हैं, या बड़ा अहंकार हो जाता है, घमंड हो जाता है कि हमें सब कुछ आता है, लेकिन वही विनाश का कारण है, वही हमारे विकास को वहीं पर अवरोधित कर देता है, बाधित कर देता है। जब हम ये समझ लेते हैं हमें सब कुछ आता है, इसका मतलब हमने अपने रास्ते बंद कर दिए। अच्छा सर, आपकी बात से मुझे एक चीज़ याद आई कि रविन्द्रनाथ टैगोर, हम सब जानते हैं कि वो कितने बड़े लेखक रहे हैं। उन्होंने हमारा राष्ट्रगान लिखा, कई ऐसी कविताएं, उनकी रचना जो है गीतांजलि, उसको नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। लेकिन जब जिंदगी के आखिरी पड़ाव पर थे तो उनको चित्रकारी का शौक लगा था। उन्होंने उस उम्र में जाके चित्रकारी सीखी, और आज भी जो बच्चे पढ़ते हैं, आर्ट सीखते हैं, वो आज भी उनकी चित्रकारी को पढ़ते हैं। मतलब कि उन्होंने इस लेवल पे जाके सीखा, मतलब उनके पास सारी प्रसिद्धि थी, उन्हें सीखने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन उनके अंदर एक सीखने की ललक थी। उस ललक को उन्होंने जिंदा रखा और चित्रकारी को सीखा। तो मुझे लगता है कि हाँ, आप सच कह रहे हैं कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती है। आप बस थोड़ा सा इसमें एक करेक्शन करना चाहूँगा कि उनको ज़रूरत नहीं थी। Who will decide कि उनको जरूरत थी या नहीं थी? मतलब हाँ, I agree। हम अक्सर भावनावश, जैसे हम कई बार कहते हैं कि 5 लाख रुपए पड़े हैं क्या, तो हम अज्ञानतावश ये बात कह देते हैं। इसकी बजाय हम ये कह सकते हैं कि क्या आपके पास 5 लाख रुपए रखे हैं? तो उससे क्या होगा, जो हम अननोइंगली लक्ष्मी माँ का अपमान करते हैं वो नहीं होगा। मतलब जैसे पड़ी हुई चीज, पड़ी हुई चीज तो वो नहीं, मैंने आपको बोला कि उनको सीखने की जरूरत थी या नहीं थी। यस, एवरीबॉडी, क्योंकि वो किसी भी, देखो आप या मैं या कोई और व्यक्ति या हमारे प्रधानमंत्री जी या एलन मस्क या कोई और व्यक्ति हर चीज में सर्वगुण संपन्न नहीं हो सकता, और ना ही होना भी चाहिए। तो इसलिए हमें हर पग पग पर, कदम कदम पर दूसरे लोगों की आवश्यकता होगी। अब अगर देखो, बच्चों की ही बात मैं लेता हूँ, हमारे टाइम में क्या था, हमें क्या पढ़ाया जाता था, और आपके टाइम में क्या पढ़ाया जाता था, और क्या आज वो काम आ रहा है? लेकिन आज जो पढ़ाया जा रहा है, आज हमें AI की जरूरत है, आज हमें कंप्यूटर्स की जरूरत है, आज हमें एडवांस टेक्नोलॉजी की जरूरत है, जो हमें ABC भी नहीं आती थी, पर क्योंकि हमने सोचा, क्योंकि हमने प्रयास किया, तो हमने उन चीजों को सीख लिया। तो इसलिए जब तक हम कदम जमाने के साथ कदम ताल मिलाकर नहीं चलेंगे, तो निश्चित रूप से हम जमाने के साथ नहीं चल पाएंगे। अच्छा, तो मतलब वही कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, बस अंदर से एक ललक आनी चाहिए। अगर वो ललक आ गई तो आप उम्र मैटर नहीं करता, आप सीख सकते हैं, है ना सर। आज के दौर में युवा जो हैं बहुत फास्ट, हम कह सकते हैं कि चलें, क्योंकि उन्हें बहुत क्विक में चीज़ें चाहिए होती हैं। हर कोई ऐसा नहीं होता, लेकिन फिर भी जो डिजिटलीकरण है, चीज़ें हैं हो रही हैं, उसके साथ युवा थोड़ा फास्ट में चलना चाहता है। उसके साथ मुझे ऐसा लगता है कि डिसीजन मेकिंग में बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, स्पेशली युवा। तो हम क्या कर सकते हैं कि हमें किस तरीके से डिसीजन लेना चाहिए और कब, कहाँ पे डिसीजन लेना चाहिए, ये बहुत बड़ा सवाल आ जाता है सर। महिमा, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। देखिए, पहले तो हम ये करते हैं डिसीजन कब लेना चाहिए और कैसे लेना चाहिए, उसके बाद हम बच्चों पे आएंगे। एक तो होता है डिसीजन लेना, लाइक मन को शांत करने के लिए डिसीजन लेना, एक शांत मन से डिसीजन लेना। देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस, जमीन आसमान का फर्क। जैसे आपने महाभारत पढ़ी है, महाभारत देखी भी होगी। महाभारत में गंधार नरेश का जो पुत्र शकुनी था, उसका क्या ध्येय था? उसकी बहन की शादी क्योंकि एक अंधे व्यक्ति धृतराष्ट्र से हो गई थी, एक अंधे राजा से हो गई थी, तो इस कारण से उसने क्रोध में आके अपने पैर पर चाकू मार लिया, जिसके कारण वो पूरी उम्र लंगड़ा रहा। और वो प्रतिशोध, अपने मन को शांत करने के लिए उसने क्या निर्णय किया कि मैं कुरु वंश का नाश कर दूंगा। तो उसने निर्णय क्या लिया? अशांत मन से निर्णय लिया। कब लिया, क्यों लिया? अशांत मन से, कि अपने मन को शांत, मेरे मन को शांति तब मिलेगी जब मैं दूसरे का नाश कर दूंगा। क्या बात है। अब इसके विपरीत दूसरी और देखिए, दूसरी ओर महाभारत में ही भगवान कृष्ण, उन्होंने जो कुछ भी किया वो शांत मन से किया। जो शांत मन से किया तो जीत शांत मन वाले की हुई, सबकी जीत हुई। और तो जब हम कोई निर्णय
शांत मन से लेते हैं या शांत हो जाएं इसलिए लेते हैं, ये बहुत आवश्यक है समझना। हमें निर्णय लेते वक्त ये ध्यान रखना है, यदि किसी कारण से हम तनाव में हैं, गुस्से में हैं, फ्रस्ट्रेशन में हैं, एंगर में हैं, दुखी हैं, तो हम उसको थोड़ी देर के लिए टाल दें, निर्णय ना लें। और जब हम कूल हो जाए, काम हो जाए, तब हमें निर्णय लेना चाहिए। मैं इसके विषय में एक और कहानी के द्वारा अपनी बात को और विस्तार पूर्वक रखना चाहूंगा। ऐसा ही भगवान राम के साथ भी हुआ। रावण ने क्या किया, जब वो सीता स्वयंवर में पहुंचा तो एक भविष्यवाणी होती है कि भाई आपको जल्दी जाना है, आपकी लंका में कोई दुख है, इसके कारण से आपको, वो बिना धनुष को हाथ लगाए और इसे सोच करके ले गया कि एक दिन सीता को लंका जरूर दिखाऊंगा। तो मन में अशांत भाव था, जबकि राम ने क्या किया, हर जगह शांत रहे। और तो विजय, रावण, वैभव, धन, दौलत, सेना, एवरीथिंग, ज्ञान, हर एक चीज रावण के पास ज्यादा थी, परंतु क्योंकि उनका निर्णय अशांत भाव से था इसलिए वो हारे, उनकी मृत्यु हुई। और राम, जिनका हर निर्णय शांत भाव से था, उनकी हर जगह विजय हुई। अब मैं दूसरी बात आपको बताना चाहूंगा इसी विषय में। मैंने एक पुस्तक लिखी, आर्ट ऑफ हैप्पीनेस। उसमें मेरी कल्पना का आधार है भगवान विष्णु। अब भगवान विष्णु क्या है, कहाँ है? आप देखिए, उनकी जब भी उनका चित्र सामने आता है वो क्षीर सागर में होते हैं। क्षीर सागर में जहाँ ना पीने लायक पानी है, ना धरती है, ना कुछ है, ना हवा भी ऐसी आती है, तो लेकिन और वो कहाँ है? शेषनाग की शैया पर है, जिसके ऊपर शेषनाग के हजारों फन उनके ऊपर लपलपा रहे हैं, और वो आराम की मुद्रा में है, और माँ लक्ष्मी उनके चरण दबा रहे हैं। तो होता क्या है, जब हम आज भी अपने जीवन में देखो, हम सबको रोज चैलेंजेस का निर्वाह करना पड़ता है, रोज उनका सामना करना पड़ता है। हर रोज अगर लाइफ हमारी ऐसी तो नहीं हो सकती कि हम जो कुछ भी हम कर रहे हैं वो बिल्कुल ऐसे ही चलता रहे, फ्लो में चलता रहे। हाँ, अगर फ्लो में चल भी रहा है, इसका मतलब हम अपनी पूरी पोटेंशियल का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। तो हमें करना क्या चाहिए? तो हमें जो हमारे ऊपर भी ये रोज दुख के, घृणा के, क्रोध के, जो इस तरह के जो बादल मंडरा रहे हैं, यदि हम कूल एंड काम रहते हैं, मैंने वही कहा कि जब हम निर्णय कैसे लेते हैं, तो भगवान विष्णु की तरह से जब हम कूल एंड काम होते हैं, तो मनी, आज हम सब जो क्या चाहते हैं, पैसा, तो मनी इज द बाय प्रोडक्ट। मनी झक मार करके आपके पास आती है जब आप कूल एंड काम होते हो, जब इन सारे तनावों को, इन चिंताओं को, इन दुखों को, इस फ्रस्ट्रेशन को, इस एंगर को अपने ऊपर हावी नहीं होने देते ना, तो लक्ष्मी माँ अपने आप आती है। शी इज बाय प्रोडक्ट। तो सर, मेरा मतलब इसमें मैं ऐड करना चाहती हूँ, क्या शांत मन के साथ साथ संयम भी ज़रूरी है? क्योंकि कई बार आपके साथ ही चीज़ें होती हैं, आप डिसीजन लेते हैं, हो सकता है कि डिसीजन आपका सही हो, बट एफर्ट्स नहीं रहते, कुछ सिचुएशंस बन जाती हैं कि आपका सक्सेस रेट जो है कम हो जाता है, आप हो सकता है कि थोड़ा वक्त लगे, तो क्या ऐसे समय में संयम बरतना भी ज़रूरी है? ऑफ कोर्स, अगर देखिए संयम से काम लिया जाता है तो ये वैल्यू ऐड करने वाली बात है, तो उसमें बहुत एक बड़ी वैल्यू ऐड हो जाती है। इसके विषय में मैं एक लाइन बोलना चाहूँगा, आपने संयम पे बोला तो मुझे एक लाइन याद आ रही है, थोड़ा सा मेरे ख्याल से आप देखो कैसे करोगे। मिजाज में सख्ती भी जरूरी है, मिजाज में सख्ती भी जरूरी है, वरना लोग पी जाते हैं अगर समुद्र खारा ना होता। तो अपने आप को इतना सस्ता भी ना करना कि लोग, कि 2 कौड़ी के लोग भी आपको खेल जाएं। क्या बात है सर, सही है। तो मतलब हमें संयम रखने की जरूरत पड़ती है, जरूर रखना लेकिन चाहिए। जहाँ पे नहीं रखने की जरूरत है वहाँ पे नहीं रखनी चाहिए। अभी आप देखिए, एक अटैक हुआ, एक हमारा पहलगांव में एक घटना हुई, तो उस घटना से क्या सीखने, क्या हुआ? अब अगर हम उसको इसी तरह से संयम ही रखते, तो हमारे इतनी बड़ी सेना रखने का, इतने दुस्साहस का जो उन्होंने किया, उसका अगर मुंह तोड़ जवाब नहीं दिया जाता, तो फिर हमारी उस मर्दानगी का, हमारी उस
सेना का, हमारे उस आत्मसम्मान का क्या होता। संयम जरूरी है, हमें कहीं पहल नहीं करनी चाहिए, परंतु यदि कोई आकर के घुराए तो उसकी छाती पर पैर रखकर आगे बढ़ना भी हमारा कर्तव्य। भगवान कृष्ण जी ने भी भगवत गीता में कहा है कि युद्ध करना ज़रूरी हो जाता है जब कोई और विकल्प ना बचे। तो मुझे लगता है कि पहलगाम हमले के बाद ये ज़रूरी हो ही गया था, और मुझे अच्छा लगा कि आपने ये टॉपिक उठाया। और मेरा सर सवाल स्पेशली यूथ को लेके ही है कि हम जो है सक्सेस चाहते हैं, तो उसके लिए हम कोशिश करते हैं कि हम अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करें। आप खुद बहुत बड़े एंटरप्रेन्योर हैं, तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि क्या ज़रूरी है, अगर एज ए एंटरप्रेन्योर हम क्या कर सकते हैं, हम किस तरीके से चीज़ों को प्लान करें कि हमारा सक्सेस रेशियो अच्छा हो। और जैसे कि अभी हम बात कर रहे थे संयम का, तो क्या उसमें भी संयम की ज़रूरत है, किस तरीके से प्लानिंग करें? देखिए महिमा जी, हमारी इससे पहले की बात में ये बात हुई थी कि एक इकिगाई, जापान के इकिगाई का कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था। तो जो भी काम आप पसंद करें, मैं यूथ को बड़े एकदम से बहुत लाइटली समझाना चाहता हूँ, जो भी काम आपको पसंद है उस काम को आपने करना है, उस काम को चूज करना है। आप किसी पेरेंट के कहने से उस काम को नहीं करेंगे, उसमें आप कभी सक्सेस नहीं होंगे। आप किसी दोस्त को देख करके काम चूज करते हैं तो उसमें सक्सेस नहीं होंगे। आपको अंदर से क्या भावना उठती है, हर व्यक्ति, देखिए इस पृथ्वी पर 800 करोड़ लोग हैं, किसी का भी विचार एक दूसरे के साथ नहीं मिलता, किसी का भी थंब इम्प्रेशन एक दूसरे के साथ नहीं मिलता। तो हमें क्या करना है, जिस चीज में हमारी रुचि है, यदि हम उस काम को चूज करते हैं करने के लिए, तो वो निश्चित रूप से आप उस काम को हैप्पीली करेंगे। और जब आप हैप्पीली किसी काम को करते हैं तो आपको थकान नहीं होती, आप घंटों उसमें काम को कर सकते हैं। जैसे आजकल सोशल मीडिया की बात करते हैं, बच्चे लगे रहते हैं, क्या उनको कभी थकान होती है? नहीं होती है। तो हम उस काम को चूज करें जिस काम को हम पसंद करते हैं, अंदर से पसंद करते हैं, चाहे उसमें कितना भी धन आए या ना आए, लेकिन निश्चित रूप से धन भी आएगा और आपका वैभव बढ़ेगा। वास्तव में आपका धन और वैभव तो फिर वही बायो प्रोडक्ट है। वास्तव में आपको खुशी जब मिलती है तो आप उसके सामने सब फीके पड़ जाते हैं। तो निश्चित रूप से अब उसको चूज करने के बाद उसको कैसे करें, उसके लिए जैसे आप कोई पॉलिटिशियन बनना चाहते हैं तो आप 5 पॉलिटिशियंस के साथ रहना शुरू करें। आप कोई अकाउंट्स का काम करना चाहते हैं, आप 5 सीए लोगों के साथ रहना शुरू कर दें। आप कोई डॉक्टर बनना चाहते हैं, आप 5 डॉक्टरों के साथ रहना शुरू करें। आप कोई शेफ बनना चाहते हैं, 5 शेफ के साथ। तो आप जो चीजों में आपको रुचि है, फोटोग्राफर बनना चाहते हैं, 5 फोटोग्राफर्स के साथ आप रहना शुरू करें। जो काम आप करना चाहते हैं उस क्षेत्र के 5 लोगों के साथ आप रहना शुरू कर देंगे तो आप देखेंगे कुछ दिनों बाद बिना प्रयास के आप वही बातें करने लग जाते हैं जो वो करते हैं। तो निश्चित रूप से आप वो हो जाते हैं। तो मतलब कि हमें जो है एंटरप्रेन्योर बनने के लिए एक तो उस सोसाइटी में एंटर करना पड़ेगा, और दूसरी चीज़ आप ये कह रहे हैं कि हैप्पीनेस बहुत ज़रूरी है। कि हमने अपने जीवन के गोल सारे सेट करने हैं। अब गोल सेट करने में, चाहे हमारा बिजनेस का गोल है, तो गोल सेट करने में हमें क्या देखना है कि हमें बड़े से बड़े गोल और स्पेसिफिकेशंस के साथ करने हैं। लाइक मैं अमीर होना चाहता हूँ, ये कोई गोल नहीं है। मैं पैसा कमाना चाहता हूँ, मैं सुंदर दिखना चाहता हूँ, ये कोई गोल नहीं है। आपको क्या, आप कार लेना चाहता हूँ, घर लेना चाहता हूँ, तो हर चीज एकदम से स्पेसिफिकेशन होनी चाहिए। कितना बड़ा घर होगा, क्या उसका साइज होगा, उसका पूरा नक्शा आपके सामने होना चाहिए कि भाई मेरा ये ड्राइंग रूम होगा, ये इस कलर के पर्दे होंगे, इस तरह से नौकर चाकर, उनकी क्या ड्रेस होगी। तो जब आप सब चीजों को स्पेसिफिकेशन करके रखेंगे, मुझे कार लेनी है तो कौन सा ब्रांड की, कौन से कलर की, उसके स्टीयरिंग कौन सा होगा। तो जब आप हर चीज को मैनिफेस्ट करेंगे, हर चीज को, गोल को, उसको लिख लेंगे, पेन डाउन कर लेंगे, तो निश्चित रूप से आपके वो गोल पूरे भी हो जाएंगे। तो
तो आइदर इन द टर्म्स ऑफ बिजनेस, इसमें मैं सारी चीजें इंक्लूड कर पा रहा हूँ। चाहे आपका सपोज आप कोई एक्टर बनना चाहते हैं तो आपकी बॉडी उस तरीके से होनी चाहिए, तो आपका कौन सा आपका हीरो या हीरोइन जो आपका मॉडल रोल आइडल मॉडल है, आइकन है, तो उसकी आप पिक्चर रखेंगे और आप उसकी पिक्चर देखने के बाद आप अपने आप को कैसा देखते हैं, तो उसका एक पिक्चर, उसका एक कटआउट आपके सामने होना चाहिए। आप स्पीकर बनना चाहते हैं तो आप बिंदास कैमरे के सामने ऐसी फोटो लगाएं कि और देखें कि कितनी सारी भयंकर तालियां बज रही हैं, तो निश्चित रूप से आपके वो सभी गोल्स भी पूरे हो जाएंगे। अब गोल्स तो आपने बना लिए, आपने लिस्ट भी बना ली कि गोल्स कैसे, अब इनको पूरा कैसे करना है, इनके साथ कंसिस्टेंसी के साथ काम करना पड़ेगा। ये नहीं है कि आपने गोल बनाए और सृष्टि को सौंप दिए, मैनिफेस्ट कर लिया, बट आपको इस पे विश्वास और कंसिस्टेंसी। अब कंसिस्टेंसी के साथ काम करने का क्या होता है, जैसे आपने पूछा भी था कि हर लोग जल्दी से रिजल्ट चाहते हैं। अब क्या होता है, जब आप एक बीज आम की बात यदि करें तो आम किस समय बोया जाता है, गेहूं की बात करें तो गेहूं किस समय बोया जाता है, चना किस समय बोया जाता है, तो ये नहीं हो सकता कि आज ही हम उस फसल को बो दें और आज ही हमारे को उसके बीज मिल जाए, तो निश्चित रूप से हमें उसका धैर्य करना होगा। तो अब मैं बताऊंगा कंसिस्टेंसी। एक पत्थर है, उस पत्थर के ऊपर पानी की धार बह रही है तो वो टूट नहीं पाएगा, परंतु एक एक बूंद भी यदि कंसिस्टेंसी के साथ गिरती रहती है तो वो पत्थर अवश्य टूट जाएगा। तो हम आपको कितनी सारी जितनी भी हिस्ट्री में देखेंगे, कोई भी बड़ी कार, एलन मस्क है या किसी की कोका कोला है, कोई भी बड़ी कंपनी है, उन्होंने कोई रातों रात तरक्कियां नहीं की है। या आप बल्ब का आविष्कार किया, थॉमस एडिसन ने किया, तो कितनी बार वो फेल हुए, कितनी बार उन्होंने प्रयास किया। तो यदि हम बीच में रोक देंगे, जब आप अपनी पसंद का काम कर लेते हैं तो उसमें आपको रोकने की जरूरत नहीं होगी, तो आपको ये लगेगा इसका ये रास्ता ठीक नहीं है, रास्ता गलत हो सकता है, परंतु यदि आप उस काम को जो आपने चुना है प्यार करते हैं तो निश्चित रूप से आप अपनी मंजिल तक अवश्य पहुंच जाएंगे। तो कंसिस्टेंसी के साथ फिर बिलीव होना चाहिए कि आप जो काम कर रहे हैं उसमें सक्सेस होगी। अब यदि आपको बिलीव नहीं है, अब देखो हिरण की स्पीड कितनी होती है, 100 माइल पर आवर, और शेर की स्पीड होती है 50 माइल पर आवर। तो होता क्या है, जब वो भागता है, हिरण और शेर भागता है, तो हिरण को कई बार डाउट हो जाता है, विश्वास कम हो जाता है। जैसे उसको विश्वास कम होता है कि वो मुझे पकड़ लेगा, वो मुड़ करके देखता है तो इतनी देर में वो उसको सब एरिया कवर कर लेता है। तो आप विश्वास के साथ यदि भाग लेंगे तो शेर क्या, उसका बाप भी किसी को नहीं पकड़ पाएगा। तो विश्वास के साथ यदि आप काम करेंगे तो निश्चित रूप से आप अपने लक्ष्य पर जरूर पहुंच जाएंगे। तो आपको क्या ये लगता है कि इन सारी चीजों में प्लानिंग बहुत ज्यादा मैटर करती है? डेफिनेटली, प्लानिंग मींस गोल्स। तो मतलब हमें प्लान करके ही चीजों को आगे प्रोसीड करना चाहिए। ओके सर, हम एक दूसरे पड़ाव पे आते हैं, रिलेशनशिप पे। आज का जो दौर है, हम जानते हैं कि चीज़ें कैसी चल रही हैं, सोशल मीडिया का दौर है, लोग अपने काम में बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं, एक वर्कलोड भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हो गया है, तो हम रिश्तों में उतना समय नहीं दे पाते हैं। तो क्या उसका ये कारण होता है कि रिश्तों में हल्कापन आ जाता है, एक दूसरे को समय ना देने का जो है वो प्रभाव पड़ता है रिश्तों पे? पड़ता है जी सर। मैं आपको बताना चाहता हूँ, रिश्तों की ABCD बता देता हूँ। चाहे किसी भी प्रकार का रिश्ता हो, आइदर इट इज ऑफ हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप, पेरेंट्स के साथ रिलेशनशिप हो, आपके कोलीग्स के साथ हो, फ्रेंड्स के साथ हो, नेबर्स के साथ हो, किसी के साथ भी, देखिए आप किसी दूसरे व्यक्ति को नहीं बदल सकते, आप केवल अपने आप को बदल सकते हैं। यदि फर्स्ट है ABC ऑफ लाइफ, ABC ऑफ रिलेशनशिप। A का मतलब है एक्सेप्टेंस। व्हेन यू एक्सेप्ट द पर्सन whom with you are in relationship, चाहे वो आपका हस्बैंड है, चाहे आपका दोस्त है, चाहे मदर है, चाहे फादर है, चाहे फ्रेंड है, कोई भी है, वो काला है, मोटा है, गोरा है, काम नहीं करता है, ज़्यादा काम करता है, शराब पीता है, जब आप उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं कि जैसा भी है, टेढ़ा है पर मेरा है, तो जब आप उसको ये एक्सेप्ट कर लेते हैं तो आपकी 99.9 परेशानियाँ खत्म हो जाती हैं। तो एक्सेप्टेंस इतना सुंदर शब्द है कि जैसे ही आप एक्सेप्ट कर लेते हैं तो रिलेशनशिप को आपके कोई भी नहीं रोक सकता, खराब नहीं हो सकता। दूसरा B, बॉन्डिंग।
जब उसको एक्सेप्ट कर लिया तो आप उसके साथ एक बॉन्ड बना करके रखिए, ये मेरा है, टेढ़ा है पर मेरा है। तो जब आप उसके साथ बॉन्ड बना लेते हैं तो निश्चित रूप से आपके रिलेशनशिप के अंदर और चार चांद लगने लग जाते हैं। सी, फिर उसके साथ आप कंसिस्टेंसी के साथ काम करते हैं या उसको कंफर्ट जोन में लाते हैं कि ये मेरा है, और जैसे केयरिंग के साथ काम करते हैं, ये जैसे एक मदर अपने बच्चे की देखभाल करती है, तो जब आप उसके साथ केयरिंग करते हैं तो क्या आप सोचते हैं कि निश्चित रूप से क्या अगले वाला आपके साथ कभी भी बुरा बर्ताव ही करेगा? कभी नहीं करेगा। यदि किसी कारण से हुआ है तो आप उसको ये समझना पड़ेगा कि ये व्यक्ति ऐसा नहीं है, परंतु ये रिएक्शन किसी और बात का दे रहा है। जैसे यदि आप आज और मैं और आप आज मिलते हैं तो आप मुझे सड़क पर मिलते हैं और आप मेरा किसी के साथ झगड़ा होते हुए देखते हैं, तो आप मेरे बारे में विजुलाइज करेंगे कि ये व्यक्ति झगड़ालू है। आपको उस स्थिति का नहीं पता, आप देखेंगे ये व्यक्ति झगड़ा करने वाला है। यदि आप मेरे से कूल वातावरण में बात करेंगे तो आप कहेंगे कि आप एक कूल व्यक्ति हैं। तो ना आप उस समय गलत हैं, ना आप इस समय गलत हैं। आपने जो आपके दिमाग में विजुअलाइजेशन हुआ वो केवल उस परिस्थिति के कारण हुआ, परंतु हम यहीं पर भूल करते हैं। तो जब हमारा रिलेशन किसी के साथ हम जजमेंटल होते हैं तो हमें क्या करना है कि ये समझना है कि अगर इसका ये व्यवहार अब भी ऐसा हुआ है तो निश्चित रूप से ये रेस्पॉन्ड है किसी भी परिस्थिति का। तो फिर डिटर्मिनेशन के साथ आप उसके साथ बनाए रखें अपने रिलेशनशिप को, तो निश्चित रूप से आप एम्पैथी के साथ फिर ई, तो फिर एफ फुलफिलमेंट के साथ उसके साथ करें। तो जितने भी आपके एब्रीविएशंस हैं सब के सब आपके रिलेशनशिप के अंदर चार चांद लगा देंगे। ओके, वो रिश्ता कोई भी हो, मतलब कि कोशिश हमें जो है हमेशा करते रहनी चाहिए रिलेशनशिप। एक्सेप्टेंस कर लेंगे, एक्सेप्टेंस के साथ एबीसी, एक्सेप्टेंस, बॉन्डिंग, केयर, डिटर्मिनेशन, एम्पैथी। तो इस तरह से जब आप चलेंगे सिर्फ एबीसी सीखने की जरूरत है, उसके बाद रिश्ता हमारा जो है चलता रहेगा। लेकिन सर इसमें एक क्वेश्चन मेरा ये है कि हम कोशिश करते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेकिन एक्सेप्टेंस के साथ चीज़ें ये होती हैं कि आप अपने व्यवहार को अच्छा कर सकते हैं, सामने वाले के व्यवहार को अच्छा नहीं कर सकते। आप एक्सेप्ट तो कर लिया आपने, आप कोशिश भी कर रहे हैं, बट काफ़ी समय कोशिश करने के बाद भी चीज़ें अगर बेटर नहीं हो रही हैं किसी भी रिश्ते में, माता पिता का रिश्ता है, जैसे माँ बेटे का रिश्ता है, पिता पुत्र का है, हस्बैंड वाइफ का है, तो उस सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए? देखिए ये कहने के लिए अलग बात है, ये बात केवल कहने के लिए कि हमने कोशिश कर ली। कोशिश जब आप किसी को जैसा है वैसे एक्सेप्ट कर लेते हैं, आप अपने पड़ोसी को क्या बदल सकते हैं? बिल्कुल नहीं। अब देखो डाइवर्स की बात होती है, हस्बैंड वाइफ का डाइवर्स हो जाता है, क्या कभी माँ बेटे का डाइवर्स होता है? माँ बेटे में भी तो द्वंद्व होता है, माँ बेटी में भी द्वंद्व होता है। तो हमने उन चीजों को पकड़ लिया है, हम उन चीजों को मान लिया है कि ऐसा होने से ऐसा हो सकता है, परंतु जब आप एक्सेप्ट कर लेते हैं कि ये व्यक्ति ऐसा है, बदलना आपको है। और प्यार जो है वो एक तरफा होता है। प्यार अगर आप उससे एक्सपेक्ट करते हैं कि ये इसके बदले मुझे मिलने वाला है, मैं इसको ठीक कर लूंगी या कर लूंगा, तो हम गलत ट्रैक पे जा रहे हैं। वो व्यक्ति अब जब एक्सेप्ट कर लिया ये ऐसा है, फिर आपके अंदर दुख का प्रश्न कहां से उठेगा? हाँ, ये तो है कि जब आपने एक्सेप्ट कर लिया कि ये व्यक्ति ऐसा है, फिर जब आपका नजरिया बदलते ही, एक्सेप्ट करते ही, फिर आप निश्चित रूप से आपके भाव चेंज होने शुरू हो जाएंगे। आप कभी ये नहीं कहेंगे कि हमने इतने प्रयास कर लिए, जिस भी व्यक्ति की या जिसकी भी बात कर रहे हैं कि उसने इतने प्रयास कर लिए। कई बार मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं, मैंने इनको हर तरीके से समझा दिया, ये नहीं समझते, फिर मैं यही कहता हूँ तो आप समझ लीजिए। बिल्कुल। तो निश्चित रूप से जब आप एक्सेप्ट कर लेंगे, जब आप बॉन्डिंग बना देंगे, जब उसकी केयर करने, जैसे एक माँ अपने बच्चे की केयर करती है, जब आप पूरी उसकी डेडिकेशन से उसके साथ लग जाते हैं रिलेशनशिप को मेंटेन करने के लिए, तो दुनिया में कोई ऐसी वजह नहीं है कि जो आपका रिलेशनशिप खराब हो पाए।